नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। लोहावड़ विधानसभा क्षेत्र में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। एसडीएम ने हाई रिस्क जोन क्षेत्र घोषित किया। धारा 144 लागू। सरकार को विशेष श्रेणी नाई धोबी आदि की याद आई। सर्वे होगा अतिशीघ्र। और कोरोना जांच केंद्र जोधपुर से लौटे नर्सिंग कर्मियों का फलौदी पहुंचने पर स्वागत। डॉक्टरों ने अस्पताल आते वक्त मास्क लगाने के नियम की पालना का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। लोहावड़ विधानसभा क्षेत्र में एक और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। ये लोहावड़ विधानसभा क्षेत्र का दूसरा पॉजिटिव केस है जो तहसील बापिनी के ग्राम भादा मगरा की ढाणी में पाया गया है। कल रात को ही जिला मुख्यालय से इसके पॉजिटिव होने की सूचना मिली थी। ये व्यक्ति अहमदनगर महाराष्ट्र से आया था। इसके मद्देनजर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गांव भादा मगरा की ढाणी क्षेत्र को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया है। लोहावड़ के एसडीएम यशपाल आहूजा ने आज इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने आमजन में कोरोना संक्रमण को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से आज सुबह पुलिस थाना मतोड़ा के ग्राम भादा मगरा की ढाणी के संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। अब इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे। इससे पूर्व लोहावड़ विधानसभा क्षेत्र की डेचू तहसील के फतेहगढ़ गाँव में चेन्नई से आया प्रवासी युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। भादा गांव फलौदी उपखंड मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर है। कल रात को जोधपुर जिले में जो 43 पॉजिटिव्स की रिपोर्ट आई थी उसमें से एक बांदा गांव तहसील बापिनी का निवासी था। उसकी उम्र 31 साल है और वो अहमदनगर गुजरात महाराष्ट्र से आया था। वो पॉजिटिव पाया गया था तो आज हमने उसके घर के आसपास में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा दिया है। 144 लागू कर दी है और उस एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाइड करवा दिया है। अब उनके साथ में उनके जो टच में आए थे और उनके साथ में जो लोग आए थे और उस क्षेत्र में जो भी लोग आए हैं उनकी आज सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग करने के बाद में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि और कितने लोग इस क्षेत्र में संक्रमण से ग्रसित हैं। ये लोहावड़ विधानसभा क्षेत्र का दूसरा केस है ना सर? हाँ, ये लोहावड़ विधानसभा क्षेत्र का दूसरा है। पहला एक डेचू तहसील में आया था, अब ये दूसरा बापिनी तहसील में है। ठीक सर। राज्य सरकार को आखिरकार विशेष श्रेणी के परिवारों की सहायता का ख्याल आ ही गया, जो कि कोरोना संक्रमण के दौर में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने विशेष श्रेणी में नाई धोबी मोची सहित 26 श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को इस सूची में रखा है। सरकार मानती है कि लॉकडाउन के कारण मजदूर एवं दैनिक रूप से कार्य करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं तथा उनके सामने आने वाले दिनों में 2 वक्त के भोजन के लिए भी संकट उत्पन्न हो गया है। इन विशेष श्रेणी के परिवारों को चिन्हीकरण के लिए केवल जन आधार के डेटाबेस को काम में लिया जाएगा। बीएलओ सर्वे का कार्य करेंगे और शहरी क्षेत्र की रिपोर्ट नगरपालिका में तथा ग्रामीण क्षेत्र की रिपोर्ट बीडीओ को दी जाएगी। संबंधित परिवार नगरपालिका में भी पंजीयन करवा सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस विशेष श्रेणी में किन्हें रखा गया है। नाई धोबी मोची, घरेलू नौकर, भिखारी, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, पान की दुकान, रेस्टोरेंट में कार्यरत वेटर, रद्दी वाले, निर्माण मजदूर, कोरोना के कारण बंद हुए उद्योगों में लगे मजदूर, होटल या फिर रेस्टोरेंट में कार्यरत मजदूर, माइग्रेट लेबर जो बाहर से आए हों, ड्राइवर कंडक्टर जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगे थे, जूते पॉलिश करने वाले, स्ट्रीट वेंडर जो एनएफएसए में नहीं हों, ठेले वाले या फिर रेडी वाले, पूजा पाठ करने वाले पंडित, कर्मकांडी पंडित, मैरिज पैलेस और सिनेमा हॉल में काम करने वाले मजदूर, कोचिंग संस्थानों के सफाई या फिर नौकर का कार्य करने वाले, बैंड वादक या फिर घोड़ी वाला, विवाह समारोह वाले, कैटरिंग कार्य करने से संबंधित और आरा मशीन श्रमिक शामिल हैं। लॉकडाउन 3 तक कुछ लोग जो अपने रोजगार से दिहाड़ी से वंचित हो गए थे, जैसे कि धोबी है, मोची है, शादी ब्याह कराने वाले कर्मकांडी पंडित हैं, जूते पॉलिश करने वाले हैं, होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर हैं, कोचिंग संस्थान में काम करने वाले लोग हैं, या शादी ब्याह कराने वाले या घोड़ी या बैंड बजाने वाले, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी दिहाड़ी मजदूरी से वंचित होना पड़ा है। उनके लिए सरकार ने ये योजना दी है कि उनको वन टाइम फाइनेंशियल रिलीफ या खाद्यान्न दिया जाएगा। इस बाबत बीएलओ सर्वे करेंगे, नोडल अधिकारी शहर में ईओ नगरपालिका रहेंगे और गाँवों में वीडियोज़ के माध्यम से ये सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए 3 दिन दिए गए हैं और मोबाइल ऐप से ये सारा सर्वे किया जाएगा। दूसरा, वेलनेस सेंटर के बारे में, जिन वेलनेस सेंटर पर रात्रिकालीन ड्यूटियां लगाई गई हैं परंतु वहाँ कोई भर्ती नहीं है, तो वहाँ रात्रिकालीन ड्यूटी बंद कर रहे हैं और वहाँ सिर्फ एक ही शिफ्ट में वेलनेस सेंटर पे काम चलेगा, जहाँ पर
कोई भर्ती नहीं है। दूसरा, अन्य जिलों से आने वाले सभी लोगों के लिए होम आइसोलेशन को हटा दिया गया है। अब सिर्फ अन्य राज्यों से आने वाले ही व्यक्तियों को होम आइसोलेट किया जाएगा, इसलिए इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट को छोड़ करके अन्य सारी चेक पोस्ट हटा दी गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हर कोई जागरूक हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसकी गंभीरता को समझना ही नहीं चाहते। सरकारी अस्पताल फलौदी में आने वाले मरीज हों या फिर उनके साथ आने वाले परिजन इन नियमों का गंभीरता से पालन नहीं करते। अस्पताल में रोगियों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। फरवरी माह में जनरल आउटडोर 900 मरीज और मार्च माह में आउटडोर 800 मरीजों का था। वहीं अप्रैल में घटकर औसतन 400 का रह गया था और ये लॉकडाउन का असर था। वहीं मई में दोबारा ये संख्या बढ़कर औसतन 500 मरीज प्रतिदिन हो गई है। सरकारी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा और वरिष्ठ दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर चैन सुख सोनी ने आमजन से इसे गंभीरता से लेने और इन नियमों का पालन करने की अपील की है। हाँ जी, ये आज के समय में अपन ने जो ये कोरोना का चैलेंज अपन सभी के सामने आया हुआ है और काफ़ी हद तक अगर अपन फलौदी नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो इसको अपन ने सफलतापूर्वक संभाला भी है। इसमें सरकार है, प्रशासन है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मेरा स्वास्थ्य विभाग है और पुलिस डिपार्टमेंट है। काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग से अपन बहुत अच्छी पोजीशन में है आज की। कहें तो ग्रीन जोन जैसी ही स्थिति है अपने लिए। पर आगे का जो अपना एक नया चैलेंज आने वाला है उसमें ये होगा कि जब अपन सारे ये लॉकडाउन 4 जो है इसके दिशा निर्देश के अनुसार अगर कुछ क्षेत्र अपने काम को एक दायरे में खोलना भी चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जो आम नागरिक है वो घर से बाहर निकलेगा, वो अलग अलग क्षेत्र में अपने लिए काम के लिए जाएगा। तो वहाँ पे जब वो घर से बाहर निकल रहा है तब ही उसे 2 पॉइंट दिमाग में रख के चलने पड़ेंगे कि एक तो हर जगह उसको सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कॉन्शियसली रखनी है, दूसरा उसको एक मास्क का इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, मैं अस्पताल से हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो महिलाएं हैं वो अपने जो कपड़े होते हैं दुपट्टे को उसको बहुत हल्का सा नाक और ये मुंह और नाक के आगे ला करके और अपना काम पूरा समझती हैं। तो मेरी उनसे भी अपील है और सभी से ये अपील है फलौदी वासियों से कि जब भी आप सरकारी अस्पताल में आए, घर से एक बहुत तरीके से मास्क का प्रयोग बांध करके आए, या अगर आपके पास मास्क नहीं है तो कोई भी रुमाल को, कोई भी कपड़े को 2 परत करके और पीछे गांठ बांध लें, क्योंकि अपने को एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। अपने ऊपर जिम्मेदारी है कोरोना के चैलेंज की। ये जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो सभी को निभानी है। तो जब आप लोग हमारे यहाँ पे आएंगे तो अपना मास्क का प्रयोग 2 चीजों को सुनिश्चित करता है कि न आप किसी को संक्रमण दें, न आप किसी से लें। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप अपने साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोकर निकलें। मेरे यहाँ से जब आपका चेकअप हो जाता है, घर जाते हैं, तो भी आप पूरी तरीके से साबुन के इस्तेमाल करके हाथ को धो के रखें। ये 2-3 स्टेप बहुत छोटी लगती है, बट मेरे ख्याल से आने वाले समय के लिए ये 2 या 3 आदतें ही अपने को कोरोना से बचाएंगी। ये मेरी अपील है सभी से। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे काफ़ी मैडम ने बता दिया इसके बारे में, फिर भी मैं सबसे एक अपील करना चाह रहा हूँ कि मास्क के प्रयोग के प्रति आप जो इतने लिबरल हो रखे हैं कि लेडीज आती है, पूछते हैं उनको, जैसे मैडम ने बताया कि मास्क कहाँ है, तो ये मेरा कपड़ा आगे लगा के बता दिए लगा हुआ है, लेकिन उससे प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। ये सबसे आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पब्लिक में भी दूसरे पब्लिक प्लेस की बजाय तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये, यहाँ पे हर बीमार लोग आ रहे हैं, फिर भी उसमें से कौन संक्रमित है कौन नहीं है इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मास्क नहीं लगाना दूसरी जगहों की बदौलत मैं सोच रहा हूँ 10 गुना आपके लिए घातक है। आप मास्क नहीं लगा रहे हो यहाँ पे तो आप दूसरों को इन्फेक्शन दे भी सकते हो, तो दूसरों से इन्फेक्शन ले भी सकते हो। स्पेशली देखते हैं छोटे बच्चे हैं, उनके साथ जो लेके आते हैं वहाँ पे भी वो मास्क बच्चे को लगा के नहीं आ रहे, तो शायद मेरे हिसाब से अभी लोगों में जागृति नहीं है कि वो मास्क को इम्पोर्टेंस कितनी है। कोरोना को देखते हुए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मास्क की है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग की है और हैंड हाइजीन की है। तो लोगों से अपील है कि आप किसी भी सूरत में, चाहे वो मरीज है चाहे उसके साथ का कोई भी परिजन है, वो बिना मास्क के नहीं आए। नंबर 1, अगर कोई स्वस्थ जवान आदमी है जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो किसी अन्य को परिजन को साथ लेके अस्पताल में नहीं आए।
कोई ज़्यादा बूढ़ा है, गर्भवती महिला है या बच्चा है, उनके साथ केवल एक ही परिजन उसके साथ में आए तो उसकी देखभाल उस समय कर सके। अननेसेसरी अनावश्यक रूप से यहाँ पे भीड़ नहीं करें। यहाँ से आप कुछ अगर लेके गए तो आप अपने जो घर में छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिला है या बूढ़े बुजुर्ग है, उनको आप संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अनावश्यक रूप से यहाँ पे अस्पताल में नहीं आए। जो बीमार हैं उनको ही प्रवेश दें। और हम ये प्रशासन से भी ये करेंगे, जो कानून बना हुआ है कि बिना मास्क के प्रवेश नहीं है। हम कई बार हम सोचते हैं कि इस कानून की जद में आके हम उनको कुछ जबरदस्ती की बात करें, लेकिन उसमें उनकी स्थिति देखते हुए हमें भी थोड़ी दया जाती है, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के। हम करते ही नहीं चाहते कि उनके ऊपर हम किसी भी प्रकार के हार्श या कड़े शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन उनके भले के लिए और अन्य लोगों के भले के लिए कई बार हमें इन कटु शब्दों का उपयोग भी करना पड़ता है, इस हमारे पेशे के विपरीत स्थिति को देखते हुए। इस आपके माध्यम से अभी प्रशासन से भी अपील करूँगा कि ऐसी कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करे कि जो अस्पताल में आने वाले मरीज या उनके जो परिजन हैं वो मास्क कंपलसरी रूप में ही लगा के आए, जैसे अन्य जगहों पे नियम बनाया हुआ है। उसके लिए चाहे वो फाइन का हो, चाहे वहाँ पे कुछ भी मास्क वितरण का कुछ करके ऐसा करें कि हॉस्पिटल में आने वाला जो मरीज या परिजन है वो मास्क अनिवार्य रूप से पहना हुआ ही रहे जब तक उसमें हॉस्पिटल का टाइम में उसका स्टे रहता है। बोले मास्क है तो आप भी सुरक्षित हैं, दूसरे भी सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित हैं और हमारे थ्रू हमारा कोई भी कर्मचारी को अगर आप कहीं पे भी इन्फेक्टेड करते तो फिर पब्लिक में फैलने के लिए बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है, जो आपने देखा भी टीवी में कि एक जगह कहीं पे भी कोई इन्फेक्टेड आया, एक चिकित्सा कर्मी हुआ इन्फेक्टेड, सारा इन्फेक्टेड हो गया। तो भीलवाड़ा का क्या है किस्सा, भीलवाड़ा में यही तो हुआ था। भीलवाड़ा में एक चिकित्सालय में एक डॉक्टर या उसका स्टाफ संक्रमित हुआ, उससे पूरा फैल गया। तो डॉक्टर तो कहीं संक्रमित बाहर से आया नहीं था। तो एक्चुअली किसी न किसी मरीज आके जो ऐसा कोई संक्रमित है वो उस पूरी कम्युनिटी के साथ कर रहा है। तो आपको मास्क कम्युनिटी को अपने घर। जोधपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर कोरोना जांच में ड्यूटी देकर लौटे नर्सिंग कर्मियों का आज सरकारी अस्पताल फलौदी में डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अस्पताल के नर्सिंग कर्मी सोहनलाल जिनगर और नरेंद्र कुमार जिनगर ने 10 दिन तक जोधपुर में कोरोना संक्रमण जांच केंद्र पर ड्यूटी की और इसके बाद 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने के बाद आज फलौदी पहुंचे। अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर चंदसुख सोनी, डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंवार, डॉक्टर हजारीमल सोनी, मेल नर्स प्रथम एसपी चांडा व दिनेश रंगा, सुरेश माली सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। लोडिया से पत्रकार प्रहलाद पुरोहित के अनुसार गांव में जल आपूर्ति के लिए बने जीएलआर पर जलदाय विभाग का पंप सेट लगा हुआ है और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी पानी की टंकी है। पानी की टंकी की छत पर बड़ी मधुमक्खियों के अनेक छत्ते बने हुए हैं। कई बार छत्ते टूटकर नीचे पंप हाउस के मुख्य दरवाजे पर गिर जाते हैं। फिर मधुमक्खियां पास खड़े लोगों पर एक साथ हमला कर देती हैं। कई बार कर्मचारी जान बचाने को भागते हैं और फिर सामूहिक प्रयासों से काबू पाते हैं या फिर मधुमक्खियों के शांत होने का इंतजार करते हैं। कई बार पहले भी मधुमक्खियां लोगों पर हमला कर चुकी हैं। भीषण गर्मी के कारण ये मधुमक्खियां धूप से बचाव के लिए ऐसी शीतल भरी ठंडी जगहों पर छत्ता बनाती हैं, लेकिन अभी ये जलदाय विभाग के कर्मचारियों के लिए समस्या बनी हुई है। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार बाप उपखंड के लूणा गांव में सरकारी और ओरन भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। लूणा के रहने वाले जालम सिंह राजपूत ने सोमवार को बाप में तहसीलदार को ज्ञापन देकर बताया कि गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने यहां पर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण के कारण खातेदारी खेतों में आने का रास्ता बंद हो गया है। इस कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। बाप तहसीलदार हुक्मी चंद ने कहा कि हल्का पटवारी को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के निर्देश दिए गए हैं। बारगांव में पानी की समस्या है। पशुओं के भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गरीब जनता 500 रुपए से 700 रुपए प्रति टैंकर पानी क्रय कर प्यास बुझा रही है। समाज सेवी गोविंद सुथार और हनुमान सुथार ने पानी की समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। बाप क्षेत्र में रविवार शाम को आए तेज अंधड़ से कई विद्युत पोल धराशायी हो गए। भाजपा मंडल बाप अध्यक्ष हरि माड़पुरा ने बताया कि राणेरी सहित आसपास के क्षेत्र में कई विद्युत पोल धराशायी हो गए। यूथ कांग्रेस नेता मालदेव जेठू सिंह ने बताया कि जीएसएस धोलिया पर पोखरण लिफ्ट फीडर के कई पोल भी धराशायी हुए हैं। फीडर का कार्य करीब 6 महीने पहले ही हुआ था। इस कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। ग्राम पंचायत नारायणपुरा के राजस्व गांव कलाथल में कई वर्षों से पेयजल संकट गहराया हुआ है।
समाजसेवी जीवराज फौजी ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलाथल के पास GLR और पशु खेली बने हुए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आने के कारण गरीब परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई। इस समय चाकू से 1000 रुपये प्रति टैंकर पानी क्रय कर ग्रामीण अपनी और पशुओं की प्यास बुझाने को मजबूर हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीणों ने नियमित एवं पर्याप्त जलापूर्ति करने की मांग की है। फलौदी में राजस्थान शिक्षक संघ युवा के जिलाध्यक्ष महिपाल सिंह पिथासने और ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश गोस्वामी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों को राहत देने की मांग की है। भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के छापला गांव के रहने वाले वरिष्ठ अध्यापक, युवा लेखक, प्रख्यात साहित्यकार कमलेश कुमार नाहेलिया का निधन पर ग्राम पंचायत बापणी सरपंच नभू खातून, उप सरपंच ओम प्रकाश जयपाल, वार्ड पंच खमादेवी, ग्राम सेवक हंसराज, उमरदीन, बली खान मगराज, देदीसरा और श्रवण कुमार लेलड़ आदि ने गहरा दुख व्यक्त किया है। आऊ में आंधी का फायदा उठाते हुए चोरों ने हाथ साफ कर लिया। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भाटियों की ढाणी सजानियों की ढाणी पंचायत में रविवार रात को आई आंधी का फायदा उठाते हुए चोरों ने स्कूल में हाथ साफ कर लिया और स्कूल में कार्यरत संस्था कर्मचारी नारायण प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्कूल के पास के पड़ोसियों ने उन्हें फ़ोन करके बताया। जब वे वहां पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था, एक बक्सा गायब था और बाकी सामान स्कूल से बाहर कुर्सी टेबल बाहर बिखरी हुई थी और व्यक्ति के पैर के निशान और गाड़ी के टायरों के निशान भी थे। उसकी सूचना चाकू थानाधिकारी अनिल चौधरी को दी गई, जिससे चाकू थाना ने मैं स्टाफ पहुंचकर मौका मुआयना किया और जांच शुरू की। आऊ से पत्रकार रामदेव सजनानी के अनुसार सोमवार को केलंसर CSC, चंपासर, जांबा व चाकू में 44 प्रवासियों के कोरोना सैंपल लिए गए। केलंसर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामनिवास बिश्नोई ने बताया कि ये लोग बाहर से आए हैं और इनको होम क्वारंटाइन किया हुआ था, जिनका सोमवार को बाप के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दाऊलाल चौहान, केलंसर CSC प्रभारी डॉक्टर रामनिवास बिश्नोई, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर शेर मोहम्मद, ओम प्रकाश खोजा, पटवारी अशोक कुमार बिश्नोई सहित अन्य चिकित्सक टीम कर्मचारियों ने सैंपल लिए। पोखरण संवाददाता गणपत गर्ग के अनुसार उर्मुल ट्रस्ट बीकानेर के सहयोग से संचालित मरुगंधा परियोजना के तहत पोखरण क्षेत्र के चाचा सेल्वी गांव में छोटे पशुओं के लिए कृमिनाशक और आवश्यक दवाएं पशुपालकों को वितरित की गई। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर नगेंद्र माथुर ने बताया कि कोरोना काल में गरीब पशुपालकों के पास पशुओं को मौसमी बीमारी से बचाने का कोई उपाय नहीं था। मरुगंधा परियोजना के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छोटे पशुओं को मौसमी बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक दवाइयां वितरित की गई और मौके पर पशुओं को दवाइयां पिलाई गई तथा टीकाकरण भी किया गया। परियोजना के कार्यकर्ता द्वारकाराम जयपाल, पुखराज जयपाल, गणपत गर्ग, रुखसाना और मिश्रीलाल बारूपाल ने सहयोग प्रदान किया। बालेसर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गाजनावास में उप सरपंच श्रीमती दिलू कंवर के तत्वाधान में युवाओं को योग, व्यायाम और दौड़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समाज सेवी दुर्ग सिंह इंदा की देखरेख में कोरोना के बचाव के प्रयास सार्थक सिद्ध हुए। उपाय सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सुबह 5 से शाम के 7 बजे तक योग, व्यायाम और दौड़ आदि का अभ्यास करवाया जा रहा है। अभ्यास के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के नियमों का भी पालन किया जाता है तथा गांव के युवाओं को इकट्ठा करके उन्हें भारतीय थल सेना में जाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। उप सरपंच दिलू कंवर ने बताया कि सभी लोग नियमों का पालन करना सीख रहे हैं। तो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। और हाँ, गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके क्षेत्र की हर नई ताज़ा खबर हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।